सी इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ये एक केमिकल इक्विलिब्रियम का ही टाइप है एंड वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर एज अ सेपरेट वन बिकॉज वी नीड टू गो इन डिटेल। जितना केमिकल इक्विलिब्रियम में टाइम नहीं लगता उससे ज्यादा आयनिक इक्विलिब्रियम में टाइम लग जाता है करने में। थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है, इजी चैप्टर नहीं है। क्लियर? तो तुम्हें एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा इस चैप्टर में, राइट? और आयनिक इक्विलिब्रियम में मेनली हमें क्या करना है, वी नीड टू डील विद द इलेक्ट्रोलाइट, मेनली वीक इलेक्ट्रोलाइट व्हिच कैन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। जो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं उन इलेक्ट्रोलाइट से हमें मेनली डील करना है इस चैप्टर में। इज इट ओके? Yes, sir. देखो, इसमें सबसे पहले टर्म आता है इलेक्ट्रोलाइट। क्या हमें पता है इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? एनीवन प्लीज? क्या होता है Solution which इलेक्ट्रोलाइट? can conduct electricity. A इलेक्ट्रोलाइट solid विच कैन is a fluid. कंडक्ट बोलो। Electrolyte is a fluid or a liquid solution which, in its molten state, allows electricity to pass through it and dissociate ions. Basically, electrolyte are the substance which has tendency to conduct electricity in molten और solution form। यदि हम उन्हें molten form में रखेंगे या solution form में रखेंगे तो उनकी tendency होगी कि वो electricity को conduct कर सकते हैं। Clear? One more definition, modern definition: electrolyte which can dissociate into two oppositely charged ion in solution or molten state, that is cation और anion। लिखो डेफिनेशन जल्दी से, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। इलेक्ट्रोलाइट विच कैन डिसोसिएट्स into two oppositely charged ion, that is cation and anion, which can dissociate into two oppositely charged ion, that is cation and anion। comma, they can conduct electricity in molten or solution form। They can conduct electricity in molten or solution form। Types of electrolyte: weak electrolyte and strong electrolyte। दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास, weak and strong। A strong electrolyte which dissociates completely into their ions are called strong electrolyte। Weak electrolyte which do not dissociate completely into ions। So इसमें अल्फा ऑलमोस्ट 1 होगा, इसमें अल्फा लेस देन 1 होगा। जनरली अल्फा 0.01 0.02 मतलब 0.01 से 0.05 रहता है। अब क्वेश्चन आएगा 0.05 से कम हमने बोला तो वीक, 1 के आसपास बोला तो स्ट्रॉन्ग। तो यदि बीच में 20 30 40 50% रहा तो क्या होगा? देन इट विल बी रिलेटिव। हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग वीक दोनों बोल सकते हैं, राइट? तो मैं लिखना है ना, स्ट्रॉन्ग विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली इनटू आयंस, which do not dissociate completely into ions।
लिखिए डेफिनेशन। Factors affecting degree of dissociation or also called ionization. इसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन कहा जाता है, दैट इज अल्फा। हमने ये तो देखा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अल्फा इज लेस देन 1। नाउ अल्फा डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर? फर्स्ट वन, nature of solvent, nature of solute that is electrolyte, temperature, fourth concentration और डाइल्यूशन। देखो नेचर ऑफ सॉल्वेंट, लेट से हमने लिया HCl। HCl वाटर में ऑलमोस्ट 95-98% डिसोसिएट हो रहा है। That does not mean same HCl will dissociate 95% in benzene or alcohol also. So same electrolyte can have different degree of dissociation if we change the solvent। और solvent का अपना अलग अलग नेचर है, उसमें अलग अलग डिसोसिएशन होगा। नेचर ऑफ सोल्यूट ऊपर देखा, ये वीक है, स्ट्रॉन्ग है। सेम वाटर में HCl स्ट्रॉन्ग होता है, सेम वाटर में HCl एसिटिक एसिड दे आर वीक एसिड। तो कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग होंगे, कुछ इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होंगे, कुछ वीक होंगे। नेचर ऑफ सोल्यूट। थर्ड, टेम्परेचर। ऑल डिसोसिएशन रिएक्शंस आर बेसिकली एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो यदि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डिसोसिएशन इंक्रीजेस। सो temperature, on increasing temperature alpha increases because all dissociation reactions are endothermic reaction। तुम जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा और डिसोसिएट होंगे और ज्यादा अल्फा। कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन, पता है फर्स्ट थ्री फैक्टर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, हम इन्हें बहुत ज्यादा चेंज नहीं करेंगे, बट वी आर गोइंग टू चेंज फ्रीक्वेंटली कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन। पहले तो मैं कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन में रिलेशन बता देता हूँ। कंसंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब डाइल्यूशन। तो कंसंट्रेशन, यदि हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे सॉल्यूशन का तो कंसंट्रेशन कम होगा। बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। क्लियर? कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन, concentration is directly proportional to 1 upon dilution। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? सो कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन का इफेक्ट तो हमें ये देखना है। वी हैव वन ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ which is by which we are going to relate degree of dissociation, concentration, dilution। चलो मैथमेटिकली पहले हम डिराइव करते हैं इसको, फिर स्टेटमेंट लिखूंगा। लेट्स से we have one electrolyte A plus
एंड बी माइनस। एक इलेक्ट्रोलाइट है, T इक्वल टू 0 पे C कंसंट्रेशन, 0 कंसंट्रेशन, 0 कंसंट्रेशन। सो हमने इस इनिशियल रिएक्टेंट का बजाय मोल्स के वी आर डीलिंग इन कंसंट्रेशन, हम कंसंट्रेशन में डील कर रहे हैं। C ले लिया, इसका 0 लिया, इसका 0 लिया। इक्विलिब्रियम पर C 1 माइनस अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। Out of C, C alpha has been dissociated to give C alpha and C alpha 1:1:1. क्या इतना हमें समझ में आता है? Is that okay? Yes, sir. This into this upon this, C alpha into C alpha upon C1 minus alpha. 1 C will cancel out. ये आ रहा है C alpha square upon 1 minus के इक्विलिब्रियम। अब हम अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। Approximation 1 minus alpha is roughly 1 for weak electrolyte. Alpha is much less than 1. So alpha यदि 1 से काफी छोटा है तो हम ये बोल सकते हैं ये है लेट्स से 0.01, 0.02, 0.03। तो 1 में से 0.01 को माइनस करोगे, we can ignore it। 1 माइनस अल्फा को रफली हम 1 लिख देंगे। तो के इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं हम वापस से। सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1, अल्फा हो जाएगा के इक्विलिब्रियम, सी को डिवाइड किया और अंडर रूट ले लिया, which can be written as के इक्विलिब्रियम वॉल्यूम ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स नीचे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम। सो ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन सॉल्वेंट का वॉल्यूम बढ़ाएंगे, अल्फा बढ़ेगा। ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन अल्फा डिक्रीजेस। सो यहां पर हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन आ गया है, अल्फा ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन और डिक्रीजिंग डाइल्यूशन दोनों एक ही बात है। ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन और डिक्रीजिंग डाइल्यूशन अल्फा डिक्रीजेस। क्लियर? कंसंट्रेशन के साथ अल्फा कम होगा और यदि हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन और डिक्रीजिंग concentration alpha increases. This is Ostwald dilution law. On increasing concentration, decreasing dilution alpha decreases, on increasing dilution alpha increases. Is that okay? Ostwald dilution law. At infinite dilution अल्फा is tending to 1. इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब कंसंट्रेशन को बहुत कम कर दिया है, तो ऐसा नहीं कि अल्फा इंफिनिटी हो जाएगा। अल्फा is tending to 1, which is the maximum possible value of alpha. हो गया है कॉपी? नहीं सर।
आयोनिक में मेनली तुम्हें ये ध्यान रखना है, बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें जो बनते हैं पीएच कैलकुलेशन, तो कहाँ पे कब क्या अप्रोक्सीमेशन लिया जा रहा है, ये हमें थोड़ा सा फोकस करना है इसमें, राइट। तुम्हें अप्रोक्सीमेशन समझ में आने लग गए, कब लेना है, कब कौन सा लेना है, तो इजी होने लगेगा फिर। हो गया अभी कॉपी? हाँ सर। चलो अब आते हैं इसके बाद एसिड एंड बेस डेफिनेशन। वी हैव 3 डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस: Arrhenius concept, then Bronsted-Lowry concept, then Lewis concept. Acid and base. Arrhenius theory. According to Arrhenius theory, acid is a substance which can donate H plus ion in water in aqueous solution. Substance which can donate H plus ion in water. ध्यान रखना ये सिर्फ aqueous solution के लिए डिफाइन है Arrhenius acid. Example: HCl, HCOH, HCN, H2SO4. Base. Substance which can donate OH minus ion in water. जो वाटर में OH माइनस आयन डोनेट कर सके. एग्जाम्पल: NaOH, NH4OH, BaOH whole twice, etc. The necessary condition is solvent is always water. Is that okay? H प्लस डोनेट कर रहा है एसिड, OH माइनस डोनेट कर रहा है बेस, जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम. अब क्वेश्चन आता है, जब ये हमारे पास एक थ्योरी थी तो दूसरी थ्योरी क्यों पिक्चर में आ गई? We have some acid and bases which cannot be explained on the basis of first theory. NH3 क्यों एक बेस है? NH3 के पास तो OH माइनस है ही नहीं, तो इसके कुछ डिसएडवांटेज है, कुछ एसिड बेस को ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता Arrhenius कॉन्सेप्ट. क्लियर? यहाँ पे सॉल्वेंट सिर्फ वाटर है, दूसरा सॉल्वेंट हुआ तो क्या एसिड बेस होंगे ही नहीं, तो कुछ ड्रॉबैक्स हैं, इसलिए सेकंड थ्योरी पिक्चर में आ गई. एसिड substance which can donate H plus ion in any solvent, कोई भी सॉल्वेंट में, नॉट नेसेसरी कि वो वाटर ही हो. तो वाटर से एक तो किसी भी सॉल्वेंट में आ गए, बाकी पूरी डेफिनेशन एसिड की एज इट इज है. एग्जाम्पल भी ऑलमोस्ट सारे सेम ही होंगे इसमें. ये बोल सकते हैं कि कोई ब्रॉन्स्टेड-लोरी बेस है, तो बेसिकली कोई यदि अरेनियस एसिड है तो ब्रॉन्स्टेड-लोरी एसिड तो होगा ही. क्लियर? क्योंकि यहाँ वाटर है, यहाँ पे कोई भी सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं. H प्लस डोनर, H प्लस डोनर, HCl, HCOH, etc. Base. Substance which can accept
H plus ion in any solvent, किसी भी सॉल्वेंट में जो H प्लस को एक्सेप्ट कर सके उसे हम बोलेंगे बेस। एग्जाम्पल अमोनिया, अमोनिया कैन एक्सेप्ट H प्लस, NH4 प्लस बना सकता है, H2O H3O प्लस बना सकता है, या CH3NH2, इथाइलिन डायमीन NH2 CH2 CH2 NH2, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। सर H2O ब्रॉन्स्टेड एसिड में भी आ सकता है? जा सकता है, दोनों में जा सकता है, वो एम्फोटेरिक नेचर का बोलते हैं इसे। Solvent can be anything. कंजुगेट पेयर, एसिड जब भी H प्लस लूज करेगा तो कुछ सब्सटेंस बनेगा, उस सब्सटेंस को तुम बैकवर्ड डायरेक्शन में इंटरप्रेट करोगे, दिस कैन एक्सेप्ट H प्लस, जो H प्लस एक्सेप्ट करेगा वो कंजुगेट बेस। तो एसिड ऑलवेज फॉर्म कंजुगेट बेस आफ्टर लूजिंग H प्लस आयन, और वी कैन से conjugate base when accept H plus ion it can form acid, yeah, acid base conjugate pair. सर ये कॉन्जुगेट पेयर वाला ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के अंडर ही आता है क्या? फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? सर ये कॉन्जुगेट पेयर वाला जो कंसेप्ट है वो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट के अंडर आता है या? ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अंदर ही आता है। जस्ट देखो, एसिड बेस कंजुगेट पेयर, हम एक एग्जांपल लेते हैं, HCl प्लस NH3, HCl ने H प्लस लूज किया, Cl माइनस बनाया, NH3 ने H प्लस एक्सेप्ट किया, NH4 प्लस आयन बनाया, ये एसिड, ये उसका बेस कंजुगेट बेस, तो मैं इसे एसिड 1 बोलता हूं और बेस 1, ये एक बेस है, इसे मैं बेस 2 बोल देता हूं, उसका कंजुगेट एसिड एसिड 2, सो एसिड बेस कंजुगेट पेयर। इज दैट ओके? HCl है, एसिड है, उसमें से H प्लस निकाला, कंजुगेट बेस, बेस में H प्लस ऐड किया, कंजुगेट एसिड,
बेस है H+8 किया, कंजुगेट एसिड, एसिड उसमें से H+ निकालो, कंजुगेट बेस। क्या इतना समझ में आता है हमें? Yes, sir. In conjugate acid base pair, if one component is strong, then other will be weak in nature relatively. HCl एक strong acid है, वो easily Cl- बना रहा है, इसका मतलब Cl- easily H+ accept नहीं करेगा। Strong मतलब जो प्रोडक्ट दे रहा है, अब प्रोडक्ट डेफिनेटली इजीली बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आएगा, तो ये एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, तो बेस उसका वीक होगा। अमोनिया वीक बेस है, तो हम ये बोल सकते हैं NH4+ उसके रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो स्ट्रॉन्ग वीक हो सकता है, दोनों ही वीक हो, बट रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग वीक को कंपेयर कर रहे हैं। क्या इतना क्लियर है? फाइंड कंजुगेट एसिड ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड कंजुगेट बेस ऑफ द फॉलोइंग। दोनों में सारे एग्जांपल सेम है, तुम उसको इजीली पता कर पाओ, समझ पाओ कि कब कंजुगेट एसिड बताना होता है, कब कंजुगेट बेस बताना होता है, कैसे बताना होता है, इसलिए सेम एग्जांपल दे दी। इसका मतलब है सारे एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस जो H+ एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, H+ डोनेट भी कर सकते हैं। कॉपी करो और आंसर लिखो सारे।
कंजुगेट एसिड बताना है, मतलब वो खुद बेस होंगे और बेस क्या करते हैं, H प्लस को एक्सेप्ट करते हैं, तो H प्लस एक्सेप्ट करवा दो। क्लियर? कॉपी कर लिया है, ऊपर तक रब कर दूं मैं या नहीं किया अभी कॉपी? चलो, खुद बेस है, H प्लस एक्सेप्ट कराओ, NH4 प्लस, NH3, H3O प्लस, H2S। अब कंजुगेट बेस बताना है, मतलब खुद एसिड है तो H प्लस से रिमूव करवा दो, NH2 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, सल्फाइड आयन। क्या इतना समझ में आता है? H एसिड H प्लस डोनेट करेगा, बेस H प्लस एक्सेप्ट करेगा। Is that okay? हाँ सर। Yes, sir. एक टर्म और था एम्फोटेरिक, substance which can act as both acid and base। देखो एम्फोटेरिक अभी ये होता है जो एसिड बेस दोनों जैसा बिहेव करते हैं। इसी के पहले हमने एम्फीप्रोटिक की भी डेफिनेशन लिखी थी, which can accept H plus and donate H plus ion। वो भी एम्फोटेरिक ही होते हैं, बट वो सिर्फ ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस के डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। बाकी और कोई भी डेफिनेशन को फॉलो किया तो एम्फोटेरिक। मतलब एम्फीप्रोटिक इज अ टाइप ऑफ एम्फोटेरिक सब्सटेंस व्हिच फॉलोज एसिड बेस्ड डेफिनेशन ऑफ ब्रोंस्टेड लोरी, जो H प्लस एक्सेप्ट करते हैं, H प्लस डोनेट करते हैं। दूसरी डेफिनेशन या किसी भी डेफिनेशन को फॉलो किया तो एम्फोटेरिक बोल देंगे। समझ में आया? तीन डेफिनेशन है, तीनों से एसिड बेस कहीं से भी आ रहा है एम्फोटेरिक, तो इसमें से सेकंड से आ रहा है तो एम्फोटेरिक तो है ही, उसे एम्फीप्रोटिक भी कह दिया जाता है। एम्फीप्रोटिक जो प्रोटॉन एक्सेप्ट या डोनेट कर सकते हैं। H प्लस इज प्रोटॉन, H plus in aqueous solution can exist in this form H3O plus। जैसे एक H2 ऐड किया H प्लस में, दो H2 ऐड करोगे तो क्या होगा, H5O2 प्लस, H7O3 प्लस एंड सो ऑन। इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है H प्लस aqueous solution में, इधर H3O प्लस, H5O2 प्लस, 2H2O प्लस 1H प्लस, 3H2O प्लस 1H प्लस। और इसे कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। OH माइनस आयन को कहा जाता है हाइड्रोक्साइल आयन।
एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन मेनली टू फैक्टर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ, जहां भी एसिड है H और A जो भी उसका एसिड कंपोनेंट है, H और A के बॉन्ड में जितना लेस बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा उतना इजीली H प्लस सेपरेट होगा. So acidic strength is inversely proportional to bond strength, or we can say it is directly proportional to bond length. Greater the bond length, greater easier will be separation of H plus. उसको हम easily break कर पाएंगे. तो bond length के proportional और bond length size के proportional होता है. Second polarity, इस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगा उतना इजीली वो H plus सेपरेट हो पाएगा. Greater the polarity, greater will be separation of H plus from Ha. कॉपी कर लिया है पूरा? यस नो रिप्लाई करो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Commerce. चलो देखते हैं दोनों के एग्जांपल. सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रा एसिड. हाइड्रा एसिड मतलब जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली सेंट्रल एटम से अटैच है. दो पॉसिबिलिटी इन अ ग्रुप. जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं किसी भी ग्रुप में, तो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल चेंज होंगे. साइज इज द डोमिनेटिंग फैक्टर, मतलब ये वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा इन अ ग्रुप. ऑन going down the group, size increases, bond length increases, bond strength decreases, hence acidic nature increases. Example: HF, HCl, HBr, HI. HI is the strongest acid out of them. Clear? H2O, H2S, H2AC, H2T. Down the group, size increases, bond length increases. We can easily separate out H plus ion from the molecule. क्या इतना क्लियर है ये? Yes, sir. In a period. अब पीरियड में जनरली साइज सेम होगा, नंबर ऑफ शेल चेंज नहीं होंगे. तो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है फिर यहाँ पर पोलर नेचर. पोलैरिटी इज डिसाइडिंग फैक्टर. हम बात करेंगे CH4, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. So left to right electronegativity increases,
सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, सबसे ज्यादा एसिडिक HF होगा। यहाँ पे साइज वाला फैक्टर पिक्चर में नहीं आएगा, सेम ग्रुप में साइज ऑलमोस्ट रिमेन सेम। ऑक्सी एसिड्स जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होता है हमेशा, उन्हें ऑक्सी एसिड्स कहते हैं। तो ऑक्सी एसिड में साइज तो मैटर ही नहीं करेगा, हमेशा एक ही बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड लेंथ होगा, OH बॉन्ड। अब यहाँ पर मैटर करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन, इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन। हम HCl लिख रहे थे जब HCl HBr से वीक एसिड था कंपैरिजन में, यहाँ पे जस्ट अपोजिट ट्रेंड हो जाएगा ना। यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया HClO2 HClO3 HClO2 HBrO2 HiO2, ताकि तुम देख सको हर किसी में OH बॉन्ड। तो सेंट्रल एटम का जिसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो ज्यादा पोलर नेचर होगा और ज्यादा एसिडिक नेचर। इज दैट ओके? HCl HBr HI के केस में डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, बट HClO HBrO HIO के केस में डाउन द ग्रुप डिक्रीज होने लगता है। HClO4 HBrO4, इसको हम HClO3 HClO2 HClO, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 +5 +3 +1। Highest possible positive charge is there on HClO4 +7, then the positive charge is decreasing। इस पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वो सबसे ज्यादा पोलर नेचर का होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो मैक्सिमम पोलैरिटी मैक्सिमम एसिडिक नेचर। इवन दिस वन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट acid exist in nature। ये HCl H2SO4 से भी स्ट्रॉन्ग होता है HClO4। क्लियर है?
ये इसी के कंटिन्यूशन में था ऑक्सी एसिड के। कॉपी करो, मैं पूरा रब करने वाला हूँ। ये जस्ट इंट्रोडक्शन था अब तक हमने जो किया है आयनिक। मेनली अब आयोनिक स्टार्ट होगा पीएच स्केल से, डिसोसिएशन ऑफ वाटर से। सर यस, सर अगर हमसे किसी ने पूछा कि एसिड के एग्जांपल्स, तो सारे डेफिनेशंस के एग्जांपल कंबाइन करके होगे ना वो? हाँ मतलब बेसिकली तुमसे पूछा कि एसिड्स के एग्जांपल दो, तो तुम किसी भी डेफिनेशन से दे सकते हो। तुमसे पूछा गया तुम इस लुईस थ्योरी के कौन, अच्छा अभी तो लुईस बचा हुआ है ना, मैं लुईस थ्योरी डिफाइन किया था नहीं किया था? कर दिया था ना? नहीं सर, वो बात ओके, मैं डायरेक्ट इस पे आ गया, मुझे वो ध्यान से उतर गया लुईस थ्योरी। इसके पहले लुईस थ्योरी भी लिखना था हमें, मतलब छोटा सा डेफिनेशन है उसका, मैं अब लिखा देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लुईस concept. Acid is a substance which can accept electron pair, lone pair of electron acceptor. इसे कहते हैं हम लुईस एसिड। Base is a substance which can donate lone pair of electron. Lone pair of electron donor. एक एग्जांपल बताता हूं, NH3 it has lone pair of electron, BF3 is electron deficient, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को BF3 से शेयर करेगा, तो ये एक्सेप्ट कर रहा है एसिड, ये डोनेट कर रहा है, शेयर कर रहा है बेस। सो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज बेसिकली बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज एसिड। क्लियर है इतना? सर फिर HNO3 लुईस एसिड में आएगा ना? क्यों क्यों आएगा HNO3? H प्लस डोनर है वो तो। HNO3 जनरली H प्लस डोनेट करता है, ये तो अरेनियस या ब्रोंस्टेड में आएगा ना। सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इक्विलिब्रियम में विद इट्स आयंस। सम पार्ट ऑफ वाटर कैन डिसोसिएट इनटू H प्लस एंड OH माइनस आयन, जिसे हम कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं। H प्लस कभी भी H प्लस के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ H3O प्लस, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो कहीं भी H प्लस लिखा हो, H3O प्लस लिखा हो, कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम ही है। क्लियर? बोथ आर सेम। अब कर दूं, कॉपी कर लिया था ये? Equilibrium constant for this reaction is H plus, or you can write H3O plus, whatever, OH minus upon H2। ये प्योर सॉल्वेंट है। क्लियर? यहां बोले सॉल्वेंट है, जस्ट प्योर लिक्विड सॉल्वेंट के कैटेगरी में आएगा। ये कांस्टेंट होगा, इसे मल्टीप्लाई कर दो, K equilibrium into H2O, concentration of H plus into concentration of OH minus। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, इसे हम एक नया कांस्टेंट नाम देते हैं Kw, which is ionic product of water। It is a product multiplication of
concentration of ions of water H plus and OH minus. ठीक है, either you can write H3O plus और H plus, कहीं कंफ्यूज मत होना, मैं हमेशा H plus लिखता हूँ, बुक्स में ये H3O plus भी है, वो भी सही है, दोनों एक ही। इसे कहा जाता है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। कोई कंफ्यूजन यहां तक? ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, कुछ और नहीं है। At 25 डिग्री सेल्सियस which depends only on temperature, Kw is 10 to the power minus 14। ये सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है, Kw का वैल्यू 10 to the power minus 14 होगा। यूनिट भी लिख देता हूं मैं, मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर, मोलार स्क्वायर, कैपिटल M स्क्वायर। हो गया है कॉपी अभी? यस सर। Yes, sir. Kw का वैल्यू इतना है। नाउ द क्वेश्चन इज फॉर प्योर वाटर और न्यूट्रल वाटर, न्यूट्रल वाटर बोले, न्यूट्रल सॉल्यूशन बोले, क्लियर? प्योर वाटर या न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए यदि प्योर है, कहीं और से H प्लस या OH माइनस नहीं आया है, देन वी कैन से दैट H2O कैन गिव H प्लस इंटू OH माइनस। अब ये दोनों इक्वली होंगे, इसको मैं लिखता हूँ C 1 माइनस अल्फा, C अल्फा इंटू C अल्फा। So the concentration of H plus equal to concentration of OH minus, both are equal for this water, neutral और pure water के लिए, clear? अभी कितना होगा हमें ये भी देखना है। Kw का वैल्यू H plus into OH minus, OH minus को H plus से इक्वेट कर दो, H plus स्क्वायर और OH minus स्क्वायर आ जाएगा। यदि हमने OH minus को H plus लिखा तो H plus स्क्वायर, H plus को OH minus लिखा तो OH minus स्क्वायर। Can we say that for neutral water or for neutral solution or pure water, H plus and OH minus both are equal and they are equal to under root of Kw। Here ये रिलेशन आएगा हमारे पास।
हम बात करें 25 डिग्री सेल्सियस की, 25 डिग्री सेल्सियस पे Kw होगा 10 to the power minus 14, तो H plus equal to OH minus is under root 10 to the power minus 14, which is 10 to the power minus 7 mole per liter, कैपिटल है। क्या यहां तक समझ में आता है हमें? Is that हाँ, okay? sir. Yes, sir. अच्छा, ये तो न्यूट्रल की डेफिनेशन हो गई। मैं तीनों डेफिनेशन लिखता हूं। न्यूट्रल, एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन। हमें काफी बार कंफ्यूजन रहता है, हम बेसिक डेफिनेशन हमें पता ही नहीं होती है। हम हमेशा ये बोलते हैं pH greater than 7, pH less than 7, that is valid only at 25 degree Celsius. So definition for neutral is H plus equal to OH minus, ये बेसिक डेफिनेशन है, that is pH equal to POH. It may or may not be equal to 7. यदि 7 है मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर 25 डिग्री की बात कर रहे हैं। एसिडिक सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें H प्लस का कंसंट्रेशन OH माइनस से ज्यादा हो जाए। क्लियर? दैट इज pH विल बी लेस देन POH। ये भी बस नेक्स्ट रीडिंग में पता लगेगा कि मैंने pH को क्यों कम कर दिया। pH POH होते क्या है मुझे ये भी डिफाइन करना बाकी है अभी। बेसिक सॉल्यूशन H प्लस इज लेस देन OH माइनस, दैट इज pH इज ग्रेटर देन POH। अभी तक तुम यहां तक भी समझोगे इतना इनफ है। pH POH अभी समझ में आएगा फिर बाद में। H plus OH minus इक्वल एसिडिक के लिए H plus ग्रेटर देन OH माइनस, बेसिक के लिए OH माइनस ग्रेटर देन H plus। ये बेसिक डेफिनेशन है, ना कि pH 7। वो 7 वाला पार्ट सिर्फ आता है 25 डिग्री सेल्सियस पर एट एनी टेम्परेचर। pH, POH, pK, pKw, pK equilibrium, basically P of anything is minus log base 10 that quantity. Clear? So जैसे हमने pH डिफाइन किया minus log of H plus, we can define any of this term pK, pKw, pK equilibrium. So minus log base 10 that quantity. माइनस है मतलब यदि ये क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये क्वांटिटी कम होगी। pH मैं इसको ऐसे लिखता हूं, if H plus increases then pH decreases। ऐसा सभी के लिए वैलिड है क्योंकि माइनस लॉग ऑफ दिस क्वांटिटी। इज इट ओके?
सर हम्म, यहाँ पे एसिडिक सॉल्यूशन में आपने लिखा है कि H प्लस इज ग्रेटर देन OH माइनस साइन, फिर आपने यहाँ पे लिखा pH इज लेस देन POH, तो वो कैसे होगा? यहाँ पे तो ये ग्रेटर देन है ना, तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन होना चाहिए। H प्लस उसी का आंसर देने के लिए तो ये लिखा है ऊपर, उसी का आंसर बेसिकली ये है, बेसिकली उसका ही आंसर ये है। अच्छा, यदि H प्लस बढ़ रहा है तो pH क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और OH माइनस कम हो रहा है तो POH बढ़ेगा। ठीक है ना, माइनस का है ना। यहाँ पे है कि हाँ। 3 इज लेस देन 5 बट -3 इज ग्रेटर देन -5, माइनस साइन आ गया है, ओके सर, माइनस लॉग ऑफ दैट क्वांटिटी, राइट। यस सर। इसी का मैंने ये बोला था ना, मैं बस इसके बाद बता रहा हूँ, तो ये वही एक्सप्लेनेशन उसी चीज का। Kw is H plus into OH minus. If we take negative log both the side, minus log of Kw minus log of H plus minus log of OH minus minus log of Kw is pKw minus log of H plus is pH minus log of OH minus is pOH. So pKw equal to pH plus pOH. अभी तक टेम्परेचर का हमने कहीं यूज नहीं किया है, एट मतलब कोई भी वैल्यू स्पेसिफिक यूज नहीं की है, एट एनी टेम्परेचर। अब आते हैं हम 25 डिग्री सेल्सियस पर। एट 25 डिग्री सेल्सियस pKw माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर -14, -14 आगे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +14 लॉग बेस 10 लॉग 10, तो ये 1 हो गया। तो बेसिकली pKw आ रहा है हमारे पास 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। इज दैट ओके? यस सर। pH plus pOH is 14 at 25 degrees Celsius. अभी सब कुछ 25 पे कर रहे हैं ना हम, पहले हमने pKw निकाला 14 आया, pH plus pOH 14। अब यदि न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो H plus OH minus इक्वल pH pOH इक्वल, तो विच इज 2 times of pH equal to pKw, तो हाफ ऑफ pKw आ गया pH या pOH for neutral solution. Again everything is at 25 degrees Celsius. So this is the definition for neutral solution only at 25 degrees Celsius. If we draw the pH scale at 25 degrees Celsius, ये neutral point होगा, pH equal to 7, neutral point, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and so on, 14, 15, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1। ध्यान रखना ऐसा नहीं कि pH का मैक्सिमम वैल्यू 14 हो सकता है ना, इट कैन बी ग्रेटर देन 14 आल्सो। यदि pOH नेगेटिव हो जाएगा तो pH 14 से ज्यादा हो सकता है, प्रैक्टिकली हो भी, पॉसिबल भी है ना, ये रेयर केस में बट पॉसिबल है। सो एसिडिक सॉल्यूशन के लिए pH लेस देन pOH, दिस इज एसिडिक सॉल्यूशन। जब pH का वैल्यू 7 से कम हो जाए और यदि pH का वैल्यू 7 से ज्यादा हो जाएगा तो बेसिक
For acidic, pH should be less than half of pKw. That is pH less than 7. For basic, pH should be greater than half of pKw. That is pH greater than 7. पूजा राउत समझ में आ रहा है कुछ? हाँ सर। Swayam Prakash is there? चलो कल हम स्टार्ट करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ पीएच स्केल। अभी जो हमने पीएच स्केल ड्रॉ किया है 25 डिग्री सेल्सियस पर, उसे थोड़ा डिटेल में समझना है, कल ही स्टार्ट करते हैं फिर हम। होमवर्क दोनों बैच के लिए, मेडिकल एंड इंजीनियरिंग जेआरएनएमआर, एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए। इंजीनियरिंग के लिए पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का सेक्शन है, और मेडिकल के लिए एक ही पार्ट है, एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए। इज इट ओके? यस सर। ठीक है, सेशन एंड कर रहा हूं फिर मैं भी।